हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। आज के वीडियो में जीएस के टॉप 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से कवर करेंगे। ये प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कल्चर व स्टैटिक जीके के होंगे। इस प्रश्नों की संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें। चलिए सॉल्व करते हैं आज के टॉप 50 जीएस के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? तो आपको बताना है वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था। ऑप्शन ए है 1896 में, ऑप्शन बी है 1886 में, ऑप्शन सी है 1906 में, ऑप्शन डी है 1911 में। वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले इसका आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर होगा 1896 में। कब गाया गया था? 1896, ऑप्शन ए सही है इसका। यह क्वेश्चन हाल ही में एसएससी सीएचएसएल में आया था। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आपको मैं ये भी बताता चलूंगा ये क्वेश्चन कहां पूछा गया है। ना केवल एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आया है, बल्कि 8-10 जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सभी क्वेश्चन, आज की वीडियो में जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? आपको बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है धमनी, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है यूरेटर। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। ये भी एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में आया है। 2023 में हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। लगा लिया होगा आपने आंसर। ऑप्शन सी इसका सही है, नेफ्रॉन। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये एक पुस्तक है जिसके किसने लिखी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये लेखक कौन है इस पुस्तक के? फिर से पुस्तक का नाम सुन लीजिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आरसी दत्त, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पॉल और ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। फटाफट इसका आंसर लगाइए। ये बिहार पीसीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका आपको फुल फॉर्म बताना है ईसीजी। ईसीजी क्या है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। चलिए आपको इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक कोरोनरीग्राम, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक कोरोनरीग्राफ, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफ। आपको फटाफट इसका सही आंसर बताना है। एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ईसीजी का। ठीक है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपके हृदय की विद्युत गतिविधि को आराम से रिकॉर्ड करता है कि आपके हृदय की क्या गतिविधि चल रही है। अगर उसमें कोई समस्या है, पल्स धीमी चल रही है, पल्स तेज चल रही है, क्या गतिविधि कर रहा है, वो हृदय से संबंधित है ईसीजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिर से सुन लीजिए, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूपी पीसीएस 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है नाटक के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है महिलाओं के अधिकार का ये क्षेत्र है, ऑप्शन सी बच्चों के अधिकार का क्षेत्र है, या ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र है। आपको बताना है टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लगा दीजिए। आंसर आपने लगा दिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार
दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में एक पॉइंट और बताना मैं भूल गया आपको। इसे टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखनी थी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित जानवरों पर विचार करना है आपको। पहला है समुद्री गाय, दूसरा है समुद्री घोड़ा और तीसरा है समुद्री शेर। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में, मतलब आईएएस में ये क्वेश्चन आया है। आपको इसका सही आंसर लगाना है। उपरोक्त में से कौन सा, जो 3 आपको हमने जंतु बताए हैं उनमें कौन सा स्तनधारी है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है केवल एक, मतलब केवल समुद्री घोड़ा है। ऑप्शन बी 1 और 3। ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ऑप्शन डी 1 2 3। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी 1 और 3 समुद्री गाय और समुद्री शेर आपके स्तनधारी हैं, जबकि समुद्री घोड़ा जो है वो मत्स्य वर्ग में आता है। कौन सी वर्ग में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। मां आधा ता आधा शा और या। ठीक है, मत्स्य कैसे लिखना है? मां आधा ता आधा शा और या। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है, जबकि समुद्री गाय और समुद्री शेर किस वर्ग में आते हैं? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का आपको फुल फॉर्म बताना है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी है नेशनल अथॉरिटी ऑफ बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं और ये ICAR कृषि से संबंधित एग्जाम है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में। आपको फटाफट इसका आंसर लगाना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आप याद कर लीजिए। नाबार्ड का ये फुल फॉर्म है। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको बस ये याद रखना है कि नाबार्ड की स्थापना किसने की थी। तो सॉरी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड को इंग्लिश में तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है, जबकि इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। फिर से नाम सुन लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां कह रहा है, आतिशबाजी में देखा जाने वाला हरा रंग। आप जानते हैं कि दिवाली पे जो आप पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, उसमें कई प्रकार के रंग निकलते हैं जो ऊपर जाके शॉर्ट्स गलते हैं, जिनमें हरा रंग निकलता है, लाल रंग निकलता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ रहा है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ना केवल बिहार में बल्कि उत्तर प्रदेश में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आतिशबाजी में देखे जाने वाला हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है बेरियम, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है स्ट्रोंसियम। फटाफट इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। जबकि स्ट्रोंसियम, ऑप्शन जो डी है, उसमें स्ट्रोंसियम आतिशबाजी के लिए गहरा लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा? गहरा लाल रंग प्रदान करता है। कौन? स्ट्रोंसियम। बल्कि बेरियम जो है वो हरा रंग प्रदान करता है आतिशबाजी में। क्लियर? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
खैबर दर्रे, यहाँ पे दर्रे लिख गया है, दर्रे कर लीजिए, खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शहर है जो खैबर दर्रे के सबसे निकट है। ये यूपीपीसीएस स्टाफ नर्स 2022 हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी आया हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत डीपली क्वेश्चन था। हालांकि ये क्वेश्चन वैसे ये बना है आज तक कि खैबर दर्रा कहाँ है, तो आप बता देते हैं कि खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर दिया है और पूछ लिया है उसने कौन सा शहर खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है पेशावर, ऑप्शन सी है क्वेटा, ऑप्शन डी है तक्षशिला। तो क्वेटा यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी में और डी में दिया है तक्षशिला। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में है। तो इसके हिसाब से आपको क्या सही आंसर लग रहा है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आपको एक चीज बता दें कि अफगानिस्तान में काबुल और पाकिस्तान में पेशावर को जोड़ने वाला ये दर्रा है। अफगानिस्तान का काबुल और पाकिस्तान के पेशावर को जोड़ने वाला ये दर्रा है। और दर्रा क्या होता है, दर्रा दो पहाड़ों के बीच में ऐसा सकरा स्थान होता है, दो पर्वतों के बीच में ऐसा सकरा स्थान होता है जहां से आवागमन हो सके, जहां से व्यापार हो सके, ठीक है ना, उसी को दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पे खैबर दर्रे की बात कर रहा था। पाकिस्तान के पेशावर में सबसे शहर जो है वो निकटतम है और काबुल और पेशावर के बीच में ये दर्रा स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला था। ऑप्शन ए है सी एन राव, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीवी रमन। किसे मिला था, सीवी रमन को मिला था। सीवी रमन जी के बारे में आपको बता दें कि ये भौतिक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक थे। कौन, भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट की खोज की थी। आपको हम बताएं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 28 फरवरी 1930 को, 28 फरवरी 1930 को इन्हें रमन प्रभाव के लिए, किसके लिए, रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और इसीलिए 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इससे जो भी बनते थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। और आपको करना क्या है कि आपको अपने नोट्स भी अपडेट करते चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। ये तो बात सत्य है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है उसे किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अब यहाँ पे यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की प्रकृति अब घुमाने लगे हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। नहीं तो पहले तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता था कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्या है, आप लगा देते थे कोयम्बटूर। अब यहाँ पे एक आंसर भी आपको दे रहा है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण, ऑप्शन बी है इसके जूता उद्योग के कारण, ऑप्शन सी है इसके कपास उद्योग के कारण, ऑप्शन डी है इसके रबर उद्योग के कारण। लगाइए दिमाग लगाइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी इसका सही है, इसके कपास उद्योग के कारण। आपको हम बताएं कि मैनचेस्टर क्या होता है, वस्त्र उद्योग के लिए बहुत फेमस होता है। तो वस्त्र जो बनते हैं वो कपास से बनाए जाते हैं, इसलिए ये कोयम्बटूर जो है कपास उद्योग के कारण यहाँ पे फेमस है, इसीलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। पहली सूची में दिवस दिया है और दूसरी सूची में घटना या अवसर दिया है।
आपको फटाफट मेल करना है। आपको इसमें दिवस आने चाहिए कि किस दिवस में कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस डेट में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 18 अप्रैल। तो फटाफट इसका मिलान करिए आप लोग हमारे साथ, क्या होगा 18 अप्रैल में, तभी आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे। क्या होता है 18 अप्रैल में, आपको आना चाहिए। तो आप फटाफट इसका विश्व विरासत दिवस लगाइए। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। दूसरा है 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। सभी जानते हैं 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिलान हो गया है, तो इसका सही आंसर डायरेक्ट हम बताई दे रहे हैं आपको। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अब ऐसे क्वेश्चन कौन से एग्जाम में मिलते हैं आपको देखने को, तो नीचे लिखा है यूपी पीसीएस मेंस 12 जून 2022 को ये पेपर हुआ है। इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बताइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे सीएसओ कहा जाता है, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई कहते हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे सीएसओ कहा जाता है, वो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यहाँ पे एक दो पॉइंट हम आपको बता दें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 में, सॉरी 1867 में, 1867 में, ठीक है ना। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने 1867 में किया था। लेकिन आधिकारिक प्रयास किसने किया? तो 1949 में। किसने? 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय की समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया। चलिए आप लोग अपने कॉपी में ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है चेचक के टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है चेचक के टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। एसएससी मल्टीटास्किंग में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है जोनास साल्क, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लियोन कैलमेट। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या सही आंसर होगा। चेचक का टीकाकरण पूछ रहा है तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण किया था, चेचक के टीकाकरण का आविष्कार किया था। कब किया था? 1796 में। कब किया था? 1796 में किया था। चेचक का टीका दुनिया का पहला टीका है। आपको ये भी हम बता दें, ये दुनिया का पहला टीका है। अब यहाँ पे डॉक्टर जोनास साल्क लिखा है, पहले में उन्होंने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था। यहाँ पे पोलियो वैक्सीन का विकास अगर आपसे पूछे किसने किया था तो जोनास साल्क ने किया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे लुइस पास्चर हैं, इनके बारे में बता दें, इन्होंने जो है रेबीज के टीके को विकसित किया था। किसके? रेबीज, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है और उन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। और ये लास्ट में जो लिखा है लियोन कैलमेट, इन्होंने टीबी की टीके की, टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोला जाता है, क्षय रोग जिसे बोला जाता है, उसके टीके की खोज किसने की थी? लियो कैलमेट ने की थी, ठीक है। आपको चारों के सही आंसर हमने बता दिए। आप नोट्स बनाते चलिए, फटाफट नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सूची फर्स्ट इसमें और सूची सेकंड दी रखी है, इसमें आपको मिलान करना है। सही, इसके सही आंसर क्या होंगे फटाफट इसका मिलान कर लीजिए हमारे साथ। पहला है विटीकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है, मिलान करते हैं चलिए। किसकी खेती होती है? अंगूर की खेती होती है। दूसरा है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती की जाती है, ओलेरी कल्चर में सब्जी की खेती की जाती है। अगला है
पीसी कल्चर, इसमें मछली पालन होता है। और अगला है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में पेड़ की खेती की जाती है। तो फटाफट इसका आपने मिलान किया था और ऑप्शन ए इसका सही है। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ नहीं, कुछ गड़बड़ है। देखते हैं फिर से। यहां पे आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। मैंने देखा नहीं था, डायरेक्ट बोल दिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका सही है। यूपी पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बताना है वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछा गया है 2022 में। यह क्वेश्चन कह रहा है संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, जिसे बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, का प्रावधान किया गया है? तो आपको दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 3री अनुसूची, ऑप्शन डी है पहली अनुसूची। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं और देखते हैं साइमन कमीशन भारत में कब आया था। इसका सही आंसर आपको बताना है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? एनटीपीसी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 1931, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1927, ऑप्शन डी है 1928। फटाफट इसका आंसर बताइए। आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री सभी पढ़े हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर लगा लीजिए ऑप्शन डी, 1928। इसके बारे में बता दें, साइमन कमीशन आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सभी के सभी सातों के सातों जो सदस्य थे वो अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन अध्यक्ष थे? सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। और इसका गठन जो हुआ था साइमन कमीशन का 26 नवंबर 1927 में। गठन कब हुआ इस कमीशन का? 26 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था। और ये भारत कब आया, वो इंपॉर्टेंट डेट है 3 फरवरी 1928। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया। ठीक है, दोनों डेट आपको याद रखना है। 26 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ, 3 फरवरी 1928 में ये भारत आया। चलें अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, चेचक किस वायरस से होने वाली बीमारी है? आपको बताना है चेचक जो है वो किस वायरस से होने वाली बीमारी है, ये बताना है। एसएससी सीजीएल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है रोवेला वायरस, ऑप्शन बी है बेरियोला वायरस, ऑप्शन सी है इबोला वायरस, ऑप्शन डी है साइटोमेगेलो वायरस। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन बी इसका सही है, बेरियोला वायरस। बेरियोला वायरस से चेचक नामक बीमारी होती है। चेचक नामक बीमारी कौन से वायरस से? बेरियोला वायरस से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पुलिसजित पुरस्कार। फिर से देख लीजिए, हाईलाइट कर देते हैं इस पुरस्कार को हम। पुलिसजित पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? पुलिसजित पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है औषधि के क्षेत्र में। फटाफट इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। इसका सही आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन 20 का सही है। पुलिसजित पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हड़प्पा किसके द्वारा खोजी गई थी? तो हड़प्पा की जो खुदाई हुई है, ये हड़प्पा के बारे में आप सुने होंगे। एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है, पहला ही टॉपिक हो गया यहाँ पे। तो हड़प्पा किसके द्वारा खोजी गई थी? ऑप्शन ए है आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन डी है ए.बी. अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। ये एमपी पुलिस 2016 में कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी के द्वारा
हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। किस वेद में सभा और समति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में है ऋग्वेद, ऑप्शन बी में अथर्ववेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। किस वेद में सभा और समति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है? तो ऑप्शन बी इसका सही है, अथर्ववेद में सभा और समति की 2 पुत्रियां प्रजापति की बताई गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? और यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम 2014 में। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, आजादी लिख गया इसमें, आजाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी है रफीक जाकरिया, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका फटाफट आंसर आप लोग बता दीजिए, क्या इसका आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा, क्या लगाए हैं आप लोग इसका आंसर? रफीक जाकरिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक हैं रफीक जाकरिया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता हुआ था, और यह समझौता हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ और दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। दोनों कौन कौन? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। साथ ही साथ नरम दल और गरम दल के बीच में भी यहाँ पे समझौता हुआ था। वो किसने कराया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ था वो किसने कराया था? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो ये समझौता दोनों के बीच में कराया था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अगर हमने ये नहीं लिखा कि ये किस एग्जाम में आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपोर्टेंट नहीं है, ये भी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने हर एग्जाम के लिए लिखा नहीं है क्योंकि ये कम से कम 7-8 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए डाल नहीं सकते थे, तो मैंने केवल क्वेश्चन डाल दिया कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियों पे, ऑप्शन बी है इलायची की पहाड़ियों पे। इलायची की पहाड़ियों को इंग्लिश में बोलते हैं कोडरमम हिल्स, ठीक है ना। ऑप्शन सी है पालनी हिल्स, ऑप्शन डी है अन्नामलाई हिल्स। फटाफट इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। देखिए आप देखेंगे भारत का जो ये वाला जो मैप बना है, ये श्रीलंका हो गया आपका। यहाँ पे ये घाट है, ये हो गया पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? ये पश्चिमी घाट। और ये वाला घाट हो गया पूर्वी घाट, ठीक है। इन दोनों का मिलन स्थल होता है यहाँ पे कर्नाटक केरल में, जो कर्नाटक केरल में पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ पे मिलन स्थल होता है किसका? पूर्वी और पश्चिमी घाट का। विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के टीचर्स की मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कंटेंट कैसा लगता है। साथ ही साथ एक बात और बताना है आपको कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसे ज्वाइन करें। सबसे पहले उसे ज्वाइन करें, फिर उसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच में। और जो विद्यार्थी हमारे पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे ये कह रहा है आपसे कि पंचगंगा और दूधगंगा, फिर से सुन लीजिए, पंचगंगा और दूधगंगा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपको दोनों नदियां बतानी है, किस नदी की सहायक नदियां हैं। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पंचगंगा और दूधगंगा। ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी है गोदावरी। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? पंचगंगा और दूधगंगा। देखिए पंचामृत
किससे बनता है? दूध से बनता है, दही से बनता है। तो पंचामृत किसके लिए बनाते हैं आप? भगवान कृष्ण के लिए बनाते हैं। तो इसी से दोनों चीजें याद कर लो, पंचगंगा और दूधगंगा, कृष्णा नदी। ठीक है, कौन सी? कृष्णा नदी। और कृष्ण भगवान नाग पे डांस किए थे, आपको पता होगा, यमुना में उनकी बॉल चली गई थी तो वो बॉल निकालते हुए और डांस करते हुए नाग पे आए थे, इसलिए नागार्जुन परियोजना अगर पूछे तो भी कृष्णा नदी पर। कौन सी परियोजना? नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे है। चलिए, तो नागार्जुन परियोजना किस नदी पे? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपको इसका सही आंसर बताना है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए है गुरु नानक जी ने, ऑप्शन बी है गुरु रामदास जी ने, ऑप्शन सी है गुरु तेग बहादुर जी ने, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी ने। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है जफरनामे का गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? आपको बताना है शहद का प्रमुख घटक क्या है। एसएससी सीएचएसएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, और अभी हाल ही में आगे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म भरेंगे वो इस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन वो आएंगे ही आएंगे। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, और ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो सही आंसर लगा लीजिए इसका, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। राणा प्रताप सागर बांध, फिर से बांध का नाम सुन लीजिए, राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है केन नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा पर, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, चंबल नदी पर यह बांध बनाया गया है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जब बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम कैसा रहेगा। अचानक गिरावट आ रही है बैरोमीटर में, ठीक है ना। और बैरोमीटर क्या नापता है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे, ठीक है। तो बैरोमीटर का देखना है, ऑप्शन ए बहुत गर्म हो जाएगा, मौसम कैसा हो जाएगा? बहुत गर्म हो जाएगा। ऑप्शन बी है बहुत सुखद हो जाएगा, ऑप्शन सी है अधिक ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन डी है अधिक तूफानी हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो मौसम में अधिक तूफानी हो जाता है, बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है, तूफान आने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है पानी की सतह पर कपूर के छोटे टुकड़ों का उछलना। जैसे ही पानी की सतह पे आप कपूर रख देते हैं और उसमें आग लगा दीजिए तो कपूर उछलने लगेगा, तो उसका क्या कारण है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी है भार, ऑप्शन डी है भारोत्तोलन बल। तो इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक तना है। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है सलजम, ऑप्शन बी है अदरक, ऑप्शन सी है गाजर, ऑप्शन डी है शकरकंद। चारों में इसका आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका सही है अदरक, ऑप्शन बी इसका सही है। अदरक जो है वो तना है, बाकी ये क्या है? जड़ें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। फटाफट इसका आंसर लगाना है आपको कि किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये ऑप्शन ए देख लीजिए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी मुंबई। फटाफट इसका आंसर लगाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट 2021 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं और मिलान करना है आपको। भारत के राज्यों के साथ निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों का मिलान कीजिए। ये वेस्ट बंगाल पुलिस सब इंस्पेक्टर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक तरफ शास्त्रीय नृत्य आपको दिए हैं और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं संबंधित कि किस राज्य से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है।
ये आपको मिलान करना है। चलिए हम लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे, आप देखते चलिए केवल। ऑप्शन ए है जो सत्रिया, जो है सत्रिया ए का क्या लगाएंगे आप, असम लगाएंगे। असम का ये शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। बी वाला है जो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम आप सभी जानते हैं केरल का है। सी वाला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु में जाएगा। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपको बताना है किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्लीहा को, ऑप्शन बी है हृदय को, ऑप्शन सी है लसिका को, ऑप्शन डी है वृक्क को। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपको हम बता दें कि प्लीहा को, किसे, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह पुराने रेड ब्लड सेल्स, जिसे रेड ब्लड कार्पल्स भी बोला जाता है, उसको हटा देता है, उसका भक्षण कर लेता है प्लीहा, इसीलिए उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन ए है बीजी खैर, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है शंकर नायर, ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारमैया। आप इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर है बी जी खैर, ऑप्शन ए। आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में, कब, 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में किया गया था। और आर्टिकल 343 343 आर्टिकल 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। यहां से दो चीजें आपको मिल गई, तीन चीजें मिल गई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी खैर थे। ये इस आयोग का गठन कब हुआ, 1955 में हुआ। और इस आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन और मिला आपको, अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है, तो इस अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि बताया गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडेला निम्न में से किसकी मापक इकाई है। कैंडेला बताना है किसकी मापक इकाई है। ऑप्शन ए है ऊर्जा की, ऑप्शन बी है गति की, ऑप्शन सी है ज्योति तीव्रता की, ऑप्शन डी है ज्योति फ्लक्स की। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ज्योति तीव्रता। किसकी इकाई है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन था। दूसरा अगला क्वेश्चन भी फिजिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 38, फेदोमीटर यंत्र का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। फेदोमीटर कह रहा है, फिर से सुन लीजिए, फेदोमीटर। ऑप्शन ए है तार में प्रवाहित बिजली, ऑप्शन बी है वोल्टेज, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दबाव, ऑप्शन डी है समुद्र की पानी की गहराई। तो आपको हमने कई बार ये पढ़ाया भी है, फेदोमीटर से समुद्र की जल की गहराई नापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। ये कह रहा है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन बी है जूलियस ओपनहीमर, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन डी है रॉबर्ट बेकन। तो फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूलियस ओपनहीमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था और वो उस टीम में थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, जीन क्या है। जीन बताना है आपको क्या है। ये यूके उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। ऑप्शन ए है डीएनए का एक खंड, ऑप्शन बी है डीएनए और हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन होता है एक प्रकार का, तो यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन का एक खंड, ऑप्शन सी है डीएनए आरएनए और हिस्टोन का एक खंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका फटाफट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन ए, डीएनए का एक खंड होता है जीन। ठीक है, डीएनए का एक खंड होता है क्या, जीन।
अगला है क्वेश्चन नंबर 41, ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसने शुरू किया? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टेट, यूपी सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, मतलब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया। कि ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान 2002 के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1968 के द्वारा, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1991 के द्वारा। फटाफट इसका आंसर बताइए आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम आपको ओरल बताई दे रहे हैं। भारत के प्राथमिक विद्यालयों में मानव और भौतिक संसाधन को उपलब्ध कराना और उसे बढ़ावा देना है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर के जो स्कूल हैं उसके लिए ये काम करता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं और देखते हैं। एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी ये कई बार एग्जाम में और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इन चारों में से ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है आयरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम को आप किससे काट सकते हैं? चाकू से काटा जा सकता है, काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासन में हुआ था? फटाफट इसका आंसर बताइए। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासन में हुआ था? ये महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तो किसने अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था? किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है रुद्रसेन, ऑप्शन बी है दिवाकर सेन, ऑप्शन सी है सर्वसेन और ऑप्शन डी है हरिसेन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन के शासन में किसका? अजंता की गुफाओं का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी लेवल 2 में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीसीएस उत्तर प्रदेश में भी कई बार पूछा गया है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है ओरछा, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है देवास। तो आपको हम बता दें ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नामक स्थान पर कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 एमपी पटवारी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसर के संस्थापक कौन है? तो अमृतसर शहर के संस्थापक पूछे गए हैं। ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी है गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी है गुरु रामदास जी, ऑप्शन डी है गुरु तेग बहादुर। फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, पॉज करके आंसर लगाया कीजिए। इसका सही आंसर है गुरु रामदास जी। आपको वीडियो के अंत तक वीडियो देखनी है और जब आप वीडियो के अंत तक देख लें और आप हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का जो पेपर है 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पे देखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में सीटेट में कि समुद्रगुप्त जो वाद्य यंत्र बजाते थे और सिक्कों पे उनका अलंकन था, तो वो सिक्कों पे जो दिखाया गया है तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को? ऑप्शन ए है तानपुरा, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है वीणा और ऑप्शन डी है सितार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वीणा। क्या आंसर सही है? ऑप्शन सी वीणा सही है। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला कंप्यूटर क्या था? तो भारत में विकसित पहला कंप्यूटर बताना है। ऑप्शन ए है परम, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है टाइटन, ऑप्शन डी है महावीर। तो फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या है? 47 का सही आंसर बताना है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। भारत में विकसित पहला कंप्यूटर जो है वो सिद्धार्थ था, जबकि भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछे तो उसका क्या लगाएंगे आप लोग? परम। क्या लगाएंगे उसका सही आंसर? परम। सुपर कंप्यूटर परम है और जो पहला कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ। और जो सिद्धार्थ है उसका यूज कहां किया गया था? तो 16 अगस्त 1986 को
बेंगलोर के मुख्य डाकघर में ये कंप्यूटर स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ जो कंप्यूटर पहला था उसका कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलोर के मुख्य डाकघर में से स्थापित किया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपको ये बताना है यक्षगान जो लोक नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। चलिए ऑप्शन सही हो गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है ये जो पेपर में आया है वो देख लीजिए। यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है सतलज नदी पर, ऑप्शन बी है झेलम नदी पर, ऑप्शन सी है रावी नदी पर, ऑप्शन डी है ब्यास नदी पर। तो तुलबुल परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है। ऑप्शन बी जो है झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। ठीक है, अब आपको हमने आज के वीडियो में एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को डाला गया था और आप इनके अगर आप इनको ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर इनके आप नोट्स बनाते चलेंगे तो समझ लीजिए आप जब एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो है यूपीपीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सूची पहली दी है और सूची दूसरी दी है। पहली सूची में तेल शोधक शालाएं हैं और दूसरी सूची में उसके राज्य मिलाने हैं। देख लीजिए, ऑप्शन ए है बीना, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है बीना में। बीना जो है वो किस राज्य में है? जो तेल रिफाइनरी के लिए है। और ताती पाका ही ये नुमालीगढ़ है और कोयली। देखिए इसका आंसर तो मैं कल आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। इसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताऊंगा। और अगर आपको आ रहा है तो आप मेरे पहले इसका आंसर दे सकते हैं। आज मैंने आपको 50 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। एमसीक्यू थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके आप नोट्स बनाते हुए क्या करिए, क्वेश्चन नोट्स में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन के आंसर भी लिखना है, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है नोट्स में। साथ ही साथ अगर हम उससे संबंधित कोई फैक्ट बता रहे हैं उसे भी नोट डाउन करते चलिए, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें। धन्यवाद।